अभी हम इस वीडियो में बिहार के जितने प्रमंडल हैं उसको पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बिहार तथ्य संग्रह में बिहार सामान्य परिचय का एक पार्ट है। ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल जो है 9 प्रमंडल हैं। आपको याद रखना है कि बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा वो 9 प्रमंडल है। तो पहला प्रमंडल है सारण, दूसरा है तिरहुत, तीसरा है दरभंगा, चौथा है कोसी प्रमंडल, पांचवा पूर्णिया, छठा है पटना, सातवां है मगध, आठवां है मुंगेर, नौवां है भागलपुर। अब ये क्वेश्चन उठता है कि सारे प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है। तो सारण प्रमंडल में जो है 3 जिले हैं, और ये 3 जिले कौन कौन से हैं? तो पहला जो है सारण है, सिवान है, और लास्ट में गोपालगंज है। तो सारण, सिवान, गोपालगंज, ये 3 जिले सारण प्रमंडल में है। और सारण प्रमंडल का मुख्यालय क्या है? तो ये छपरा है। आप यहाँ पर मैप पे भी देख लें कि सारण प्रमंडल के जो 3 जिले हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज, वो कहाँ है? तो ये रहा आपका सारण, ये रहा सिवान, ये रहा गोपालगंज। आप देख सकते हैं ये सारण प्रमंडल के 3 जिले हैं। तो मैप में आप देखते चलेंगे तो आपको जो है याद रहेगा। वहीं दूसरा जो प्रमंडल है तिरहुत है, उसमें जो है इसमें कितने जिले हैं? टोटल 6 जिले हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तिरहुत प्रमंडल का तो मुजफ्फरपुर है। और इसमें जो 6 जिले हैं वो कौन कौन से हैं? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। तो अब हम तिरहुत प्रमंडल को देख लेते हैं कि इसमें से जो है कौन कौन से जिले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तिरहुत प्रमंडल है, और इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद आपका मुजफ्फरपुर, वैशाली, उसके बाद आपका सीतामढ़ी, और ये छोटा सा जो है शिवहर। टोटल ये 6 जिले तिरहुत प्रमंडल के हैं। और इसका मुख्यालय हमने देखा वो कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है। नेक्स्ट है दरभंगा प्रमंडल। तो दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले हैं, जिस तरह से सारण में है। और दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय दरभंगा ही है। और दरभंगा में जो 3 जिले हैं वो कौन कौन है? मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। तो आप यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका दरभंगा प्रमंडल, और इसके 3 जिले समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी है। समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी। तो आप मैप के साथ साथ देखें तो आपको याद रहेगा। चौथा प्रमंडल है कोसी प्रमंडल, और इसमें जिलों की संख्या टोटल 3 है। और कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा है। और इसके 3 जिले कौन कौन हैं? तो सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। आप यहाँ पर देखें मैप में, ये रहा कोसी प्रमंडल, और इसके 3 जिले जो हैं कौन है? सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। नेक्स्ट है आपका पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल में टोटल 4 जिले हैं, और इसका मुख्यालय पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय पूर्णिया ही है। और इस जो 4 जिले कौन कौन है? अररिया, किशनगढ़, पूर्णिया और कटिहार। ये पूर्णिया प्रमंडल के 4 जिले हैं। वहीं पटना प्रमंडल में 6 जिले हैं, और इसका मुख्यालय भी पटना है। और इसके 6 जिले कौन कौन है? पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। वहीं मगध प्रमंडल के में जो है टोटल 5 जिले हैं, और इसका मुख्यालय कहाँ है? गया है। ये 5 जिले कौन कौन है? तो गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। यहाँ पर सबसे साउथ में आप देखिए, मगध प्रमंडल के टोटल जो है 5 जिले, औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल और जहानाबाद। ये मगध प्रमंडल के 5 जिले हैं। वहीं मुंगेर प्रमंडल में टोटल 6 जिले हैं, और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी मुंगेर ही है। मुंगेर प्रमंडल में जो है, मुंगेर प्रमंडल में टोटल 6 जिले हैं, और इसका मुख्यालय भी मुंगेर है। और कौन कौन से जिले हैं? तो मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा आपका, और उसके बाद बेगूसराय और खगड़िया। तो आप इधर देखें, मुंगेर प्रमंडल के कौन कौन 6 जिले हैं? तो शेखपुरा, जमुई, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय और खगड़िया। तो ये 6 जिले जो हैं मुंगेर प्रमंडल के हैं। वहीं 9वां प्रमंडल जो भागलपुर है, तो इसमें सबसे कम जिले आते हैं, 2 जिले। और भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय भागलपुर है, और इसमें 2 जिले कौन है? भागलपुर और बांका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भागलपुर प्रमंडल है, इसके 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। तो इस तरह से हमने मैप के माध्यम से देखा, जिससे कि आपको जो है एग्जाम में याद रखने में जिलों की संख्या और कहाँ जिला के मतलब लोकेटेड है वो आपको जो है आसानी होगी। इसमें से बीपीएससी के द्वारा एक बार पूछ दिया गया था कि निम्नलिखित प्रमंडलों में से किस प्रमंडल में जो है जिलों की संख्या सर्वाधिक है, जिसमें से कि 2-2 ऑप्शन में दे दिया था, और एक से अधिक ऑप्शन तो बीपीएससी में ही होता ही है। तो आप यहाँ देखिए, तिरहुत में भी 6 जिले हैं, और पटना में भी 6 जिले हैं। तो इस तरह से वहाँ पर आंसर 2 हो रहा था, क्योंकि 6 जिले यहाँ पर जो है 3 जगह पर हैं। तिरहुत में भी 6 जिले हैं,
पटना में भी 6 जिले हैं और मुंगेर में भी 6 जिले हैं। तो इस तरह से शायद 2 ऑप्शन दिया था, तिरहुत और पटना का नाम था। तो आप उस क्वेश्चन को देखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन फ्रेमिंग किया जाता है कि किस प्रमंडल में सबसे अधिक जिले हैं, किस प्रमंडल में सबसे कम जिले हैं, और किसका जो है कौन सा मुख्यालय है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अभी हम बिहार का इतिहास पढ़ेंगे और बिहार का इतिहास में भी हम प्राचीन बिहार का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। और प्राचीन बिहार का इतिहास को जब हम डिवाइड करते हैं तो पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध एवं जैन धर्म और मौर्य एवं गुप्त वंश। चूँकि हम बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं तो बिहार का इतिहास में प्राचीन बिहार का संबंध जो है जो भी जिस भी क्षेत्र से रहा हो, चाहे वो पाषाण काल की बात हो, वैदिक काल की बात हो, महाजनपद काल की बात हो, बौद्ध एवं जैन धर्म, मौर्य और मौर्योत्तर काल की बात हो, सबको हम पढ़ेंगे जिसका जिसका संबंध बिहार से रहा हो। और उसके बाद फिर हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, फिर आधुनिक बिहार का इतिहास पढ़ेंगे। तो प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास, उसके बाद हम आधुनिक बिहार का इतिहास पढ़ेंगे। तो इतिहास पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चाहे पाषाण काल हो, वैदिक काल हो, महाजनपद काल हो, इन सब की जानकारी आखिर हमें मिलती कहाँ से है। तो उसके लिए जो है एक सोर्सेस होता है, इतिहास पढ़ने का स्रोत होता है, सोर्सेस होता है। तो उससे हमें पता चलता है कि पाषाण काल, इसे पाषाण काल हम कहेंगे, पाषाण काल में ये चीज़ें मिली, वैदिक काल ये है, वैदिक काल के ये गुण थे, ये वहाँ का जो स्ट्रक्चर था। तो वो जो है एक तरह से जो भी स्रोत होता है उस स्रोत से पता चलता है। तो प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं? तो प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। ये स्रोत कौन कौन से हैं? पुरातात्विक स्रोत है, दूसरा जो है साहित्यिक स्रोत है। तो पुरातात्विक स्रोत में हम हम जानेंगे, किससे जानेंगे इतिहास के बारे में? तो पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, बिहार का जो मुंगेर क्षेत्र है, चिरान जो कि सारण में है, चेचर जो वैशाली में है, मनेर जो पटना में है और सोनपुर जो कि सारण में है, इससे ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो इन सब जगहों से जो है मृदभांड प्राप्त हुए। यानी पुरातात्विक स्रोत में एक क्या हो गया? मृदभांड, यानी जो मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। तो मिट्टी के बर्तन से हम जान सकते हैं कि वो उसका जो है काल क्या रहा है, वो पाषाण काल का है या फिर वैदिक काल का है या महाजनपद काल का है। तो मृदभांड से पता चलता है। और मृदभांड क्या है? एक पुरातात्विक स्रोत है। वही मौर्यकालीन कुछ अभिलेख, यानी अभिलेख भी एक प्रकार का क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। तो मौर्यकालीन अभिलेख जिसमें कि लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो ये सब जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो इस अभिलेख पर जो भी लिखा हुआ है उससे पता चलता है कि ये मौर्यकालीन सभ्यता कैसी रही, संस्कृति कैसी रही। वहीं बराबर की गुफाएं, यानी जो गुफा है वो भी पुरातात्विक स्रोत जानने का एक माध्यम है। तो बराबर की गुफाएं जो कि गया में है, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त कुछ जो स्मारक हैं, उससे भी जो है हमें प्राचीन बिहार के इतिहास जानने में मदद मिलती है। तो अभी तक हमने देखा मृदभांड सोर्सेस है, अभिलेख सोर्सेस है, गुफाएं सोर्सेस है और कुछ स्मारक जो है सोर्सेस है हमारे पुरातात्विक स्रोत के रूप में, जिससे हम प्राचीन बिहार का इतिहास जान सकते हैं। वहीं खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके एवं मूर्तियां भी आदि कुछ जो है पुरातात्विक स्रोत में आते हैं, जिससे हम प्राचीन बिहार का इतिहास जान सकते हैं। पहला तो हमने देख लिया पुरातात्विक स्रोत। अब दूसरा है क्या? दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक मतलब जो लिटरेचर प्राप्त हुआ है, जो लिटरेचर लिखा गया है, उससे भी हमें इतिहास को जानने में मदद मिलती है। जिसमें कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, कुछ पुराण है जो 18 पुराण है, बौद्ध रचनाएं जो की गई हैं जिसमें कि अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, सुत्त पिटक, ये सब से हमें या फिर कुछ जैन रचनाएं जो हैं जैसे कि भगवती सूत्र, ये सब आदि जो कुछ प्रमुख साहित्यिक स्रोत है, जो लिटरेचर है, उससे हमें बिहार के इतिहास के बारे में जानने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त जो यात्रियों के जो कुछ विवरण होते हैं, यानी यात्री जब यहाँ घूमने के लिए आते थे वो कुछ अपना टेक्स्ट लिख कर जाते थे, जैसे कि मेगास्थनीज का जो इंडिका लिखा हुआ है, फाहियान का, हित सिंह का, वेन सांग का, ये सब जो यात्रा वृत्तांत है उनके द्वारा लिखा गया है। तो उससे भी हमें जो है जानने में मदद मिलती है अपने बिहार के इतिहास के बारे में। वहीं कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, वो भी जो है बिहार के इतिहास के जानने का एक अच्छा सोर्स है। फिर
कुछ जो स्थानीय लेखक का विवरण है उससे भी प्राचीन बिहार के इतिहास में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हम इतिहास पढ़ेंगे तो उस इतिहास को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे कि वो किस काल का है। तो ये सब हमें जो है पुरातात्विक स्रोत और जो है साहित्यिक स्रोत से समझने में मदद मिलती है। अब हम देखते हैं कि जो हमने पढ़ा कि प्राचीन बिहार को पाषाण काल, वैदिक काल और महाजनपद काल इन सब में जो बांटा गया है, तो सबसे पहले ये जो पाषाण काल आता है, तो पाषाण काल को हम पढ़ते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा पाषाण पत्थर का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था और पाषाण के प्रयोग करने वाले काल को पाषाण काल के रूप में या प्रागैतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। पाषाण काल को पत्थरों के प्रयोग एवं मानव विकास के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें से पहला भाग है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव जो है आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे, यानी कि जो एक तरह से शिकार करते थे और खाद्य को संग्रह करके अपना जीवन यापन करते थे। तो पूरा पाषाण काल की विशेषता क्या रही कि मानव जो है आखेटक थे और खाद्य संग्राहक थे। वहीं दक्षिण बिहार का जो मुंगेर क्षेत्र है और नालंदा से बड़े और खुदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। यानी पूरा पाषाण काल का जो अवशेष कहाँ देखने को मिलता है? तो पूरा पाषाण काल का अवशेष जो है मुंगेर और नालंदा से प्राप्त होता है और ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। वही दूसरा कैटेगराइजेशन है, जैसे कि हमने पढ़ा पाषाण काल को 3 भाग में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को हमने पढ़ लिया और मध्य पाषाण काल पढ़ते हैं। तो मध्य पाषाण काल में मानव जो है आखेटक थे, खाद्य संग्राहक थे और साथ साथ पशुपालक हो गए। तो ये नया फीचर क्या आया? अब ये पशुपालक हो गए थे और मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। फिर दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। यानी मुंगेर ऐसा क्षेत्र रहा जहाँ से पूरा पाषाण काल के भी जो है अवशेष मिले हैं और साथ ही साथ जो है मध्य पाषाण काल के भी अवशेष मिले हैं और ये अवशेष जो है लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। वहीं तीसरा जो कैटेगराइजेशन है नव पाषाण काल। तो इस काल में मानव जो है खाद्य उत्पादक हो गया था। अभी तक वो खाद्य का संग्रहण कर रहा था, लेकिन अब वो खाद्य उत्पादक हो गया, यानी कि जो है अब वो जितना प्रोडक्शन वो करने लगा, कुछ फूड प्रोडक्शन करने लगा और मानव बस्तियों में भी निवास करने लगा था। मानव बस्तियों में भी निवास करने लगा और नव पाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि चिरांद यानी कि सारण में पड़ता है, चेचर जो वैशाली में पड़ता है, मनेर जो पटना में पड़ता है और सनुवार जो रोहतास में पड़ता है। यहाँ से जो है पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी लगभग बहुत बार पूछा है कि नव पाषाण काल के अवशेष जो है बिहार में कहाँ मिले हैं? तो चिरांद, चेचर और मनेर इन सब क्षेत्रों में जो है नव पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। वहीं कैमूर की पहाड़ियाँ, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं, यानी यहाँ से भी नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं और ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। नेक्स्ट है ताम्रपाषाण काल। इसमें तांबा और पत्थर दोनों के सम्मिश्रण का जो एक तरह से अवशेष देखने को मिलता है, उसी को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। तो ये कहाँ कहाँ से मिला है ताम्रपाषाण काल का अवशेष? यहाँ ये भी चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनुवार आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं और इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त जो है ताम्र उपयोग यानी तांबा के बर्तन के उपयोग के भी प्रमाण मिले हैं, इसलिए इसे ताम्रपाषाण कहते हैं। तांबा के साथ साथ पत्थर का भी प्रयोग किया गया है और ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। अभी हम आज का लास्ट पढ़ते हैं, वैदिक काल को पढ़ते हैं। तो वैदिक काल में बिहार में जो है क्या देखने को मिलता है, कहाँ इसका अवशेष देखने को मिलता है? तो आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया और क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है, जो कि ऋग्वेद और बाद के जो कुछ वेद थे उत्तर वैदिक काल में, जो अथर्ववेद, यजुर्वेद और सारे वेद जो लिखे गए, तो उन सब वेदों पर आधारित होने के कारण इसको वैदिक काल कहा गया है। और ये वैदिक काल किसके द्वारा स्थापित सभ्यता है? तो ये आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता है और वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये कौन कौन से है? पूर्व वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे डेट को। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, ये जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व है, इसका जो है समय काल 1000 से 600 ईसा पूर्व है। दोनों डेट को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे।
नेक्स्ट है कि पूर्व वैदिक ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। यानी जो पूर्व वैदिक काल है, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का है, उसका विस्तार बिहार में नहीं था। वहीं उत्तर वैदिक काल में, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व का काल है, तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार हुआ बिहार में, गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बिहार में जो है किस वैदिक काल का विस्तार देखने को मिलता है? उत्तर वैदिक काल का, और गंडक नदी के तट तक देखने को मिलता है। वहीं बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण, जो कि वेद का ही एक पार्ट है, ब्राह्मण आरण्यक ये सब जो है, तो उसी में एक शतपथ ब्राह्मण है जो कि लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना इसकी गई है। तो उसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत मिथिला के क्षेत्र को दर्शाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले बिहार का वर्णन जो है कहाँ मिलता है, तो ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, और इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है। और विदेह ये क्षेत्र कहाँ से है, कहाँ का मतलब एक तरह से रिलेटेड है, तो तिरहुत और मिथिला वाला क्षेत्र ये रिलेटेड है। और ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है। ये भी फैक्ट है कि ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है, यानी कि हाँ, या पवित्र देश उसको बताया गया है, रहने वाला क्षेत्र नहीं बताया गया है, जिसके कारण जो है आप देखते हैं कि ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार में नहीं ही था। तो इस वजह से जो है नहीं रहा, क्योंकि इसको वो अपवित्र कह रहे हैं। वहीं 12 पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। तो इस तरह से भी हमने जो है कुछ आगे के चीज़ों को पढ़ा है। फिर आगे के वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे। फिर मिलते हैं।